हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चे होंगे एमजेसी पेपर जिनका होगा और उनके सिलेबस में ये चर्चा है कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में उनको पढ़ना है। तो और ये यूनिट फर्स्ट का है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है। पहले तो हम लोग समझेंगे पॉलिटिकल का मतलब, जो कि पहले भी हमने बताया कि राजनीति का मतलब क्या होता है नहीं होता है। उनको पहले हम लोग एक बार बस थोड़ा ओवरव्यू उसका बता देंगे अभी आपको। उसके अलावा इसी में हम लोग देखेंगे थ्योरी। पहले थ्योरी को समझेंगे, आखिर थ्योरी मतलब कि सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका अर्थ होता है राजनीतिक सिद्धांत, यानी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। तो राजनीतिक सिद्धांत यानी राजनीति का अर्थ समझेंगे पहले, उसके बाद सिद्धांत को समझेंगे और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि आखिर राजनीतिक सिद्धांत का जो विकास हुआ वो कैसे कैसे हुआ, कौन कौन स्टेजेज रहे उनको समझ लेंगे और उसकी विशेषताओं को समझेंगे। तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और यही आपको पढ़ना भी है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो भी होंगे उनको यही पढ़ना है कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। इससे संबंधित आपसे प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है, आप कहीं लिख लीजिए अपने कॉपी में कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन ये बनेगा और इसी से दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर टिप्पणी करें। तीसरा सवाल ये आपसे बन सकता है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताइए। और चौथा सवाल ये बन सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत पर प्रकाश डालें। ये चारों सवाल का उत्तर एक ही होगा जिसको अभी हम बताने वाले हैं। तो चलिए उन्हीं चीज़ों को समझने और बूझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत ये दो शब्द से बना है, एक है राजनीति और दूसरा है सिद्धांत। तो राजनीति का अर्थ हमने पहले ही बताया था, नगर राज्य होता है। तो राजनीति के बारे में अभी तो हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका चर्चा पहले ही हो चुका है। तो इसकी चर्चा अभी करना शुरू करेंगे तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आप उसको देख लीजिए पहले वीडियो में जाके कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है या उसकी परिभाषा क्या है, उसके स्कोप क्या है, उसके नेचर क्या है, इन तमाम चीज़ों को हमने पढ़ाया है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो पहले आप समझिए कि राजनीति का अर्थ होता है नगर राज्य और सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ होता है समझने की दृष्टि। इसका मुख्य अर्थ यही होता है, समझने की दृष्टि। यानी थ्योरी का अर्थ होता है, जो कि अंग्रेजी भाषा के थ्योरी से बना है। ये सिद्धांत हिंदी रूप है थ्योरी का। तो थ्योरी का अर्थ होता है समझने की दृष्टि। तो चलिए अब उसी को समझते हैं। पहले सिद्धांत को हम लोग समझेंगे कि आखिर होता क्या है और इसके मतलब को समझना है, अर्थ को समझना है। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत दोनों को जोड़कर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए उन्हीं को समझते हैं। पहले सिद्धांत देखिए, जो सिद्धांत शब्द है ये यूनानी या ग्रीक वर्ड है, एक थ्योरी, जिसको थ्योरी अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग, सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी बोलते हैं। तो ये आप जानते होंगे कि थ्योरी का हिंदी ही होता है सिद्धांत। तो थ्योरी हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। तो थ्योरी जो शब्द बना है वो थ्योरिया, जो कि ग्रीक वर्ड है यानी यूनानी वर्ड है, उससे बना है, थ्योरिया से। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि थ्योरिया का हिंदी रूपांतरण है सिद्धांत। तो थ्योरिया का अर्थ होता था कि समझने की दृष्टि, यानी समझने की दृष्टि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिद्धांत। तो अब देखते हैं, सिद्धांत वह तर्कसंगत अनुमान है जो किसी भी घटना के मूल कारणों की विवेचना करता है। सिद्धांत के द्वारा किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है, अर्थात सिद्धांत का मुख्य कार्य अर्थ विषय वस्तु की व्याख्या करना है। अब देखिए हम समझाते हैं, इसको सामान्यतः समझिए। ये तो चीज़ें लिखी हुई हैं, किताबी भाषा है, उसको हमने लिखा है, वो आपको बताया है। बट सिद्धांत का अर्थ अब सामान्यतः ये समझिए कि मान लीजिए आप ही किसी परिवार के सदस्य हैं। हर एक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। तो आपके परिवार में एक नियम होगा कि बड़ों का आदर करिए, बड़ों के सामने आपको नहीं ज़्यादा बोलना है, ना ही उनके सामने अनर्गल बातों का प्रयोग करना, यानी वे बातें नहीं बोलनी है जो आप उनके सामने, मतलब जो कि अच्छी नहीं है, ये भी आप जानते होंगे। उसके बाद बड़ों का आदर करने का आपको बताया गया होगा। उसके बाद आपको बताया होगा कि बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपके परिवार का ये इन्वायरमेंट तय करता है, यानी आपके परिवार की स्थितियाँ बताती है कि क्या क्या चीज़ें आपके परिवार में चल रही है। ये आपके परिवार की कंडीशन है, यानी ये शर्तें हैं जो कि आप अगर किसी परिवार के सदस्य हैं तो आपको ये मानना ही होगा। तो उसी तरह आप देखिएगा कि कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो,
उसमें कुछ ना कुछ सिद्धांत ज़रूर जोड़ा जाता है। इसका मुख्य रीज़न ये होता है सिद्धांत जोड़ने का कि अगर किसी सब्जेक्ट में सिद्धांत अगर जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है कि उस सब्जेक्ट को एक रूप प्रदान किया गया है, यानी उसको एक कानून के रूप में बांध दिया गया है। यानी मान लीजिए अगर राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा होगी तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ यहाँ ये हो जाएगा कि आप अगर राजनीतिक विषय को पढ़ रहे हैं, यानी राजनीतिक शास्त्र को पढ़ रहे हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस को अगर पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन दायरों में रहना है, किस तरह से आपको क्या काम करना है, तो ये चीज़ें इसमें बताई जाती है। और दूसरी बात ये समझिए कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये समझना होता है कि राज्य को अपने जनता के लिए, यानी अपने व्यक्ति को कितने अधिकार देने हैं और किसी व्यक्ति को कितना अधिकार प्राप्त है, ये तमाम चीज़ों के बारे में सिद्धांत में ही हम लोग समझ पाते हैं। यानी देखिए, राज्य भी हमें कुछ सिद्धांत मतलब अधिकार प्रदान करता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। राज्य हमें अधिकार ये प्रदान करता है कि हम कहीं भी रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं भी अपनी जीविका चला सकते हैं, यानी कोई रोज़गार कर सकते हैं, कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, रह सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमको राज्य अपना अधिकार देता है। और राज्य के लिए हमारा कुछ कर्तव्य है जो कि हमारे संविधान में दिया गया है, जो कि हमको राज्य का जो है इसकी अखंडता को बचा के रखना है, यानी इसके अखंडता पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखना है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे भी कर्तव्य हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से दी गई? ये सिद्धांत में दी गई, यानी पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत इन चीज़ों की चर्चा की गई है। तो यही चीज़ आपको समझना है। देखिए, अब हम लोग समझने, ये तो सामान्य चीज़ें थी, हमने बता दिया। अब देखते हैं कि हम लोग सिद्धांत का आखिर निर्माण कैसे होता है, किसी भी थ्योरी का निर्माण कैसे होता है, उसके सोपान क्या है, यानी चरण क्या है, स्टेप क्या है, तो उनको समझिए। पहले देखिए, कोई घटना आप लीजिए, मान लीजिए कोई घटना आपने लिया, मान लीजिए एक कोई गांव है ए नाम का, तो उसको आपने चुना और वहाँ की कुछ आपको बोला जाएगा कि भाई देखिए ए नाम का कोई गांव है, वहाँ कुछ समस्या है, तो उसके बारे में आप पता कीजिए और उसके बारे में कोई सिद्धांत निर्माण कीजिए। तो आप क्या करेंगे, ए नामक गांव को चुनेंगे, वहाँ आप जाइएगा, उसके बारे में फिर सोचिएगा, जिसको चिंतन बोलते हैं, चिंतन करिएगा। इसको सिद्धांत में चिंतन बोला जाता है। तो सोचना मतलब चिंतन कीजिएगा। उसके बाद में आपके पास जो आंकड़े आएंगे, जो आप सोच के उसके बारे में जो आप विश्लेषण करिएगा, विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को तोड़ तोड़ के मतलब बड़ा करके सोचना, समझना, तो उसी को विश्लेषण बोलते हैं। तो विश्लेषण करके देखिएगा। विश्लेषण का मतलब यह भी इस तरह समझिए कि मान लीजिए आपको बोलेगा कि कोई चीज़ के बारे में बताइए, तो आप अगर उसी चीज़ को आप 2 दिन तक लगातार एकदम लंबा चौड़ा बोलते रहिएगा, तो वह एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है, यानी कि बृहद रूप से आप बता रहे हैं उसको। तो इसी का मतलब होता है विश्लेषण, समझे। तो विश्लेषण आप उसका कीजिएगा, फिर उसकी व्याख्या कीजिएगा, यानी किसी व्यक्ति के पास उसको बताइएगा कि देखिए ऐसा ऐसा होता है, ये आप व्याख्या कीजिएगा। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा। व्याख्या से लोग अगर संतुष्ट हो जाएंगे तब बोलिएगा कि भाई अब ये हमारा सिद्धांत है, अब इसको मान लीजिए। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में आपको सिद्धांत भी हम पढ़ाएंगे, तो उसमें देखिएगा मार्क्सवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत है, राष्ट्रवादी सिद्धांत भी पढ़ना होता है। आपको हर एक तरह की सिद्धांत को पढ़ना होता है, अराजकतावादी सिद्धांत पढ़ना होगा। तो ये तमाम जो सिद्धांत है, पॉलिटिकल थियरी हैं, तो इनका जब निर्माण हुआ तो ये एक तरह से प्रैक्टिकली इसको अप्लाई किया गया, उसके बाद इसका निर्माण किया गया। यानी देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत क्या बोलता है, मार्क्स का विचार है कि भाई देखिए अर्थव्यवस्था जो होती है आर्थिक आधार पर ही वो अपना सिद्धांत देते हैं। तो इसको देने से पहले वो उसकी व्याख्या किए, उसके बाद वह सिद्धांत बन गया बाद में चल के। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि कोई सिद्धांत का निर्माण करने से पहले उसको इन चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। किसी भी विषय से संबंधित कोई सिद्धांत अगर निर्माण किया जाएगा तो इसी तरीके से होगा जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो चलिए, उसको आप समझ गए। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत क्यों दिया गया। तो अब इसको समझिए। तो देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए दिया गया, यानी पॉलिटिकल साइंस को एक स्वायत्त यानी एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने के लिए, इसको एक अनुशासन के रूप में बांधने के लिए इसमें सिद्धांत दी गई। अनुशासन का अर्थ आप जानते होंगे, जैसे डिसिप्लिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि भाई आपके सामने कुछ नियम है। अनु का मतलब होता है अनुकरण करना और शासन का अर्थ होता है नियम, यानी किसी नियम के आधार पर आप
को चलना है तो उसी को बोलते हैं अनुशासन। तो यानी पॉलिटिकल साइंस में सिद्धांत को इसलिए जोड़ा गया कि भाई आपको कुछ ऐसे ऐसे नियम हम दे देते हैं जिसके आधार पर आपको चलना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुशासन। यानी पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत के रूप में उसको समझ सकते हैं आप। यानी पॉलिटिकल साइंस में अगर सिद्धांत को जोड़ा गया तो उसका मुख्य अर्थ यही है कि उसको अनुशासनात्मक रूप से रखने के लिए इसको जोड़ा गया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद वही चीज़ें हमने इसमें लिखा है, तो इसको आप PDF जब हम देंगे तो आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो आगे अब इसमें और चीज़ों को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं कि अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत को दो प्रमुख धाराओं में बांटकर पढ़ा जाता है। यानी पॉलिटिकल साइंस को भी हम आपको बताए थे इसकी परिभाषा को, कि इसकी परिभाषा को दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक परंपरागत धारा के अंतर्गत उसकी परिभाषा अलग दी गई है, फिर आधुनिक धारा के अंतर्गत इसकी परिभाषा अलग दी गई है, किसकी, पॉलिटिकल साइंस की। तो इसी तरह जो है पॉलिटिकल सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी का भी दो भाग में बट के हम लोग को पढ़ना होगा। पहला कि इसके अंतर्गत हम लोग को ये पढ़ना होगा कि परंपरागत दृष्टिकोण में इसका सिद्धांत कैसा था, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण में इसका सिद्धांत कैसा है, उस चीज़ को देखेंगे। फिर देखेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण में जो है राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता या प्रकृति या नेचर उसको बोलते हैं, तो वो कैसी थी, और आधुनिक दृष्टिकोण में इसकी नेचर क्या थी उसको देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए अब हम लोग उसी चीज़ को समझते हैं। देखिए परंपरागत धारा के लोग जो हैं वो उनके द्वारा राजनीतिक सिद्धांत को कैसे दिया गया, अब इसको समझिए। इस धारा के लोग जो हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई कल्पना पहले ही कर लेते थे और उसके बाद उसी कल्पना का रचनात्मक रूप दिया जाता था। जैसे कि मान लीजिए, अब आपको समझाते हैं, ये देखिए समझने वाली चीज़ है, इसमें कुछ रटना नहीं है, आपको समझ जाना है खाली। तो आदर्शवादी या परंपरागत धारा के लोग जो हैं ये सिद्धांत कब तक माना जाता है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जितने भी सिद्धांत दिए गए आप देखिएगा उसको आदर्शवादी या परंपरागत धारा का ही सिद्धांत माना जाता है। तो उसमें देखिएगा ये सिद्धांत इस तरह दिया जाता था ना कि आप मान लीजिए कोई कल्पना कीजिए, कुछ सोचिए, आप सोचिए कि हम अभी हमारे पास एगो गाड़ी होता 4 चक्का तो कितना बढ़िया होता। हम अपना कॉलेज भी जाते तो उसी गाड़ी पे बैठ के जाते और आते, वहाँ से हमको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। आप सोचे इतना बात, लेकिन आपके पास तो ये चीज़ है नहीं, आपने तो बस कल्पना एगो बनाया कि भाई हमारे पास होता है, तो नहीं ना, प्रैक्टिकली तो आपके पास है नहीं। आपके पास है नहीं तो आपको जाना तो वही साइकिल से है या बस पकड़ के है। तो यही परंपरागत दृष्टिकोण के लोग जो थे वो यही सोचते थे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बट होता नहीं था उस समय, होता है ऐसा कुछ नहीं था जैसा वो सोचते थे। तो यही जो कि वो कल्पना के आधार पर जो भी अपनी अभिव्यक्ति या अपना सिद्धांत को निर्मित करते थे उसी को परंपरागत धारा या परंपरागत सिद्धांत वाले लोग यानी विचारक माना जाता है। तो ऐसे में एक विचारक का नाम हम यहाँ पे चर्चा कर दिए हैं, प्लेटो। प्लेटो ने, वो पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने बताया कि भाई देखिए उनकी कल्पना के आधार पर, यानी उन्होंने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, था नहीं उस समय, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई एक आदर्श राज्य की स्थापना होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता काफ़ी मिले, यानी वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करे। ये प्लेटो की विचार थी। और वो बोलते थे कि भाई देखिए ऐसा राजा होना चाहिए जो व्यक्ति के हर सुख दुख सब कुछ समझे बूझे और उस तरह से वह शासन करे। ये प्लेटो अपने विचार में देते थे। यानी आदर्शवादी राज्य की कल्पना वो करते थे अपनी कल्पना में, यानी अपने विचार में रखते थे, लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं। तो यानी आदर्शवादी विचारधारा के लोग का यही मानना था कि वे कल्पना के आधार पर, यानी कुछ भी अपने मन में सोच लेते थे और उसी पर आधारित वो अपना सिद्धांत दे देते थे। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए आधुनिक सिद्धांत वाले जो लोग हैं इसी के विरोध में ये आधुनिक सिद्धांत दिया गया। यानी ये बोलते थे कि भाई देखिए हम कल्पना पे आधारित बात को नहीं समझेंगे और ना ही हम उसको स्वीकार करने वाले। ये बोलते थे कि भाई हम वही चीज़ को स्वीकारेंगे कि जो हमारे पास रियलिटी में हो, जिसको हम सोच समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको अनुभव कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम स्वीकृत प्रदान करेंगे, यानी उसको स्वीकारेंगे। ये अनुभववादी या आधुनिक धारा के लोग मानते थे। तो इसका उदाहरण इस तरह आप समझिए इसको समझने के लिए कि मान लीजिए आपने पहले सोचा कि आपके पास गाड़ी होना चाहिए और आपके पास नहीं था, तो वो कल्पना थी आपकी, वो हो जाएगा क्या, परंपरागत दृष्टिकोण। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में कि आपके पास गाड़ी है, आप चलाना जानते हैं, आप उससे कॉलेज जा रहे हैं
और आप उससे अनुभव कर रहे हैं कि हाँ, आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपकी गाड़ी है तो आप जब मन होता है जाते हैं, जब मन होता है आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको समझ में आती है, वो आधुनिक धारा के लोगों का विचार है। यानी आधुनिक धारा के लोग ये मानते थे कि भाई देखिए, हम कोई चीज़ सोचेंगे नहीं, हमारे पास जो है हम उसी को इनफ और उसको पर्याप्त मानेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यही आधुनिक धारा के लोगों का सिद्धांत था। तो ये चीज़ को ध्यान के रखना है आपको। अब हम लोग देख लेते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के जो सिद्धांत हैं उसकी क्या विशेषता है, यानी प्रकृति है, और आधुनिक दृष्टिकोण वाले लोगों की क्या प्रकृति है, तो उसको देखते हैं। तो ये स्लाइड में वही चीज़ें जो हमने बताया है, तो उन्हीं की चर्चा की गई है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, PDF जब आपको दे देंगे तब। तो अब देखते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की क्या प्रकृति, यानी क्या उसका नेचर या विशेषता है। तो उसको अब देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण के सिद्धांतों में जो है, परंपरागत दृष्टिकोण के लोग जो हैं वे सिद्धांत में मूल्यों पर बल देते थे। यानी परंपरागत जो भी सिद्धांत निर्मित किए गए उसमें मूल्यों पर ज़्यादा बल दिया जाता था। एक बात ये वैल्यूज जिसको बोलते हैं ना, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। उसके बाद देखिए, यह सिद्धांत के लोग जो हैं, फिर उसमें दूसरा पॉइंट, ये सिद्धांत के लोग जो हैं वो आदर्शवादी होते थे। यानी आदर्शवादी का मतलब ही हमने बताया, जो कल्पनावादी, यानी कुछ भी सोच लेते थे अपने मन में और उसी को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर देते थे। तो इसको ध्यान में रखना है। ये जो C नंबर अब देखिए, इसकी विशेषता में यह क्या होना चाहिए पर बल देता था। यानी ये बोलते थे ये होना चाहिए, ये हो सकता था, ये हो जाता तो अच्छा रहता। ये ऐसे विचार पे बल देते थे। यानी हुआ नहीं है, यानी कि क्या हो रहा है उस चीज़ पे नहीं, यानी होना चाहिए ये बात पे ज़्यादा, यानी कल्पना ये ज़्यादा करते थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, D नंबर इसका पॉइंट है, इसका अध्ययन संकीर्ण है क्योंकि उन्होंने केवल विकसित यूरोपीय देशों की शासन व्यवस्था का ही अध्ययन किया। यानी इस विचारधारा के लोगों का जो है क्षेत्र जो है बहुत छोटा है। संकीर्ण का अर्थ होता है छोटा और विस्तृत का होता है बड़ा। तो छोटा है तो क्यों छोटा है, तो भाई तो इन्होंने पूरे विश्व का अध्ययन नहीं किया, पूरे विश्व की स्थिति का अध्ययन नहीं करके, बल्कि खाली यूरोपीय देशों का ही अध्ययन किया, यूरोपीय देशों की ही स्थिति का अध्ययन किया। तो इसीलिए इसकी स्थिति जो है काफ़ी छोटी है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। तो यानी अब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के लोगों का क्या विशेषता था, उसको अब देखिए। यानी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं को अब हम लोगों को देखना है, समझना है। तो देखिए, पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत यथार्थवादी है। यथार्थ मतलब जो हो गया है, जो हो सकता है, जो कि आपके सामने मतलब हो रहा है, उस पे ज़्यादा बल देता है। यानी कि जो होगा इस पे बात नहीं करता है, ये कल्पना पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि जो होगा उस पे नहीं करके ये हुआ जो है उस पे बल देता है। तो ये बात ध्यान में रखिए। दूसरा, यह क्या है इस पर यह बल देता है। इसका दूसरा पॉइंट है, यह क्या है, यानी कोई भी चीज़ है तो यह क्या है नहीं है इसके ऊपर ये देखता है, उसको महसूस करता है, उसके ऊपर ये बल देता है। तीसरा, इसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, ये ध्यान में रखिएगा। चौथा पॉइंट इसका है, इसका अध्ययन विश्लेषणात्मक और अनौपचारिक है। यानी कि इसमें जो अध्ययन इसका किया जाता है वो विश्लेषणात्मक, विश्लेषण का अर्थ ही बोले कि उसको तोड़ तोड़ के अन्य छोटे छोटे खंड में बांट के उसको पढ़ना, यानी बताना। तो ये विश्लेषणात्मक, ये छोटे छोटे खंडों पर भी ध्यान देता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, यह राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यानी राजनीतिक स्थिति कैसी है, उसकी व्यवस्थाएं कैसी है, उसके संगठन कैसे हैं, उसके अंग क्या हैं, प्रकार क्या हैं, इन चीज़ों का अध्ययन जो करता है वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के ही अंतर्गत, यानी इसकी एक विशेषता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया कि राजनीतिक सिद्धांत के मतलब को समझें, यानी अर्थ को समझा सकें आपको, और हमने कोशिश भी किया कि सरल से सरल भाषा का प्रयोग करके आपको समझा दें। उसके बाद उसकी विशेषताओं को भी देखें। देखिए, आपको विशेषताएं दोनों तरह से देखनी होंगी। अगर आपसे पूछा जाए राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसकी विशेषताओं को लिखिए, तो आपको इसी तरह लिखना होगा, सेम टू सेम। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि विशेषताओं में आपको परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता और आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं को, दोनों को ही ध्यान में रखकर लिखना है। चूँकि ये टॉपिक इसी तरह से पढ़ा भी जाएगा और ये आसानी से आप समझ भी पाएंगे, इस तरह अगर पढ़ लेते हैं तो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को,
ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, यानी कि हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको, जो कि आपको फ्री में मिलता है, वह इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम लिंक उसमें डाला गया है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको निःशुल्क रूप से ये प्रदान कर दिया जाएगा और वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।